नमस्कार, नेशनल वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। बीजेपी ने अपने संकल्पों की लिस्ट जनता के सामने रख दी है। संकल्प पत्र के 50 पन्नों और 75 वादों के साथ बीजेपी की योजना फिर से एक बार सत्ता पर काबिज होने की है। संकल्प पत्र के कवर पेज पर पीएम मोदी की बड़ी फोटो है। पूरी किताब में अलग अलग मुद्दों पर बीजेपी ने अपना नजरिया और योजनाएं बताई हैं। 60 साल से ज्यादा उम्र के छोटे और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन देने की घोषणा की गई है। इसके साथ ही हाल ही में शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का भी इसमें जिक्र है। इस पर थोड़ा और आगे बढ़ते हुए संकल्प पत्र में कहा गया है कि सभी छोटे बड़े किसानों को इस स्कीम का फायदा मिलेगा। पिछली बार की तरह ही गंगा सफाई का जिक्र फिर से एक बार यहां किया गया है। 2022 तक गंगा को स्वच्छ करने का मिशन रखा गया है। आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर कायम रहने की बात संकल्प पत्र में कही गई है और साथ ही सुरक्षा बलों को आधुनिक उपकरणों से लैस करने का वादा किया गया है। जम्मू कश्मीर के संदर्भ में कहा गया है कि 35A राज्य के विकास में बाधक है, यानी इसे हटाने का मुमकिन प्रयास किया जाएगा। धारा 370 पर बीजेपी का पुराना रुख बरकरार रहेगा, लेकिन अहम बात यह भी है कि राम मंदिर के मसले पर पार्टी के तेवर और ढीले पड़ गए हैं। कहा गया है कि राम मंदिर निर्माण को लेकर मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन पार्टी का मानना है कि जल्द से जल्द सौहार्दपूर्ण माहौल में राम मंदिर का निर्माण हो। संकल्प पत्र में मुस्लिम महिलाओं का खासतौर से जिक्र है और 3 तलाक के खिलाफ सख्त कानून बनाकर उनके लिए न्याय सुनिश्चित करने का वादा है। इन सब के बीच कांग्रेस ने बीजेपी के संकल्प पत्र पर यह कहकर सवाल खड़ा किया है कि इसमें सिर्फ एक व्यक्ति के मन की बात है, क्योंकि इसके कवर पेज पर भारत के आम लोगों की तस्वीर ना होकर पीएम मोदी की फोटो है। इसके साथ ही विपक्षी सवाल पूछ रहे हैं कि रोजगार को लेकर आखिर क्यों बीजेपी चुप्पी साध रही है। हम भी समझने की कोशिश करेंगे कि सपनों के इस पिटारे में आम जनता के लिए आखिर क्या है, लेकिन पहले आप सुनिए कुछ झलकियां। राष्ट्रवाद ये हमारी प्रेरणा है, अंत्योदय ये हमारा दर्शन है और सुशासन ये हमारा मंत्र है। 75 वर्ष 75 लक्ष्य ये हमने तय किए हैं। 75 निश्चित कदम हमने तय किए हैं। ये अपने आप में टाइम बाउंड, वेल डिफाइंड शायद ही कोई घोषणा पत्र में या संकल्प पत्र में आप पहली बार देख पाते होंगे। माताओं बहनों को पानी की दिक्कत से मुक्त करके नल से जल कैसे पहुंचाए, इस पर हम काम करना चाहते हैं। हम पानी के संबंध में एक स्पेशल टास्क फोर्स, एक मिशन मोड में रचना करके उसका हम एक बहुत बड़ा बल देकर के काम करना चाहते हैं। और खास करके मैं तो तमिलनाडु के लोगों से मिला था, ये विचार हमारे मन में कई छोटे छोटे इलाकों से दूर सुदूर लोगों ने हमें जो मन की बात भेजी, इसमें आया है। और देश की जनता ये भी इंतजार कर रही है, जो काला धन बाहर पड़ा हुआ था वो कब वापस आएगा। ये भी इसने सपने तोड़ दिए। इन्होंने पहले भी कहा था 370 के बारे में, वो सपना भी इन्होंने खुद ही तोड़ दिया। 35A की पहले भी बात करते थे, यूनिफॉर्म सिविल कोड की पहले भी बात करते थे, और इनको इतना अच्छा मौका था कि 33% जो महिलाओं पे रिजर्वेशन की बिल थी, बात कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात थी, तो उनके पास तो पूर्ण बहुमत थी, तो ये भी वो भी नहीं लाए। और आज कहते हैं कि हम 2025 तक हमारी देश की इकोनॉमी है उसको 5 ट्रिलियन कर लेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने तो बाहर जाकर बोला था कि हमारी इकोनॉमी आज भी 9 ट्रिलियन है, 8 से 9 ट्रिलियन है। तो सच क्या है, झूठ क्या है? और सच्चाई तो ये है कि जो संविधान के टुकड़े टुकड़े कर सकता है, वो देश के भविष्य का क्या कर सकता है। 5 साल में देखिए, मंदिर तो है, उसको और अच्छा बनाने की बात थी। तो जब 28 राज्यों में सरकार, उत्तर प्रदेश में सरकार, केंद्र में सरकार, तो फिर गिरा सकते हैं, बना नहीं सकते। दिल तोड़ सकते हैं, जोड़ नहीं सकते। 4 बार तो भारतीय जनता पार्टी की
देश में सरकार बन चुकी है। अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार प्रधानमंत्री रहे, मोदी जी 5 वर्ष के लिए प्रधानमंत्री रहे। अब ये कितना ठगना चाहेंगे देश की जनता को? इतना बड़ा ठगई 4 बार प्रधानमंत्री बनने के बाद इन्होंने की है। अब जनता इनके द्वारा ठगने के लिए अपनी जहां तक कोशिश होगी नहीं होने देगी। भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र, जिसको वो संकल्प पत्र कहते हैं, संकल्पित भारत सशक्त भारत का वो नारा दे रहे हैं, ये घोषणा पत्र सीधे सीधे 2014 के जुमले और झूठ का एक विस्तार है और पुराने किए गए वादों पर कोई जानकारी देने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी तैयार नहीं है। पूरे चुनाव को नकली मुद्दों पर खींच कर ले जा रही है। नीतीश कुमार जी ने पिछले विधानसभा के चुनाव में बीजेपी का नामकरण किया था, बड़का झूठा पार्टी। उनके करीबी हैं, सही बात बोले हैं, बड़का झूठा पार्टी। क्या 15-15 लाख रुपए हर एक के खाते में मिला? जो पिछला वादा आज तक पूरा। इंडिया का क्या हुआ? न्यू इंडिया का क्या हुआ? गंगा सफाई अभियान का क्या हुआ? स्मार्ट सिटीज का क्या हुआ? बिहार के स्पेशल राज्य के दर्जे का क्या हुआ? बिहार के स्पेशल पैकेज का क्या हुआ? तो ये घोषणा पत्र सिर्फ दिखावटी, सिर्फ घोषणा करने के लिए। 4 में नरेंद्र मोदी जी के भाषण याद है आपको? आते ही पहला कानून हम पारित करेंगे कि महिलाओं की आरक्षण की बात हम पारित करेंगे। 5 साल हो गए, आज फिर वही बात कह रहे हैं। मतलब क्या है? जुमला है, जुमला रहेगा और जुमला ही होगा, रहेगा ही। तो सपनों का नया पिटारा खुल गया है। क्या नया, क्या पुराना, क्या सच्चा, क्या झूठा, हम समझने की कोशिश करेंगे। विपक्ष जो कह रहा है वो क्यों कह रहा है ये भी जानेंगे, क्योंकि बीजेपी ये कह रही है कि 2022 तक नया भारत बनाना है, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि जो भी कहा है बीजेपी ने इस संकल्प पत्र में उसमें कुछ नया नहीं है। आप जल्दी से एक निगाह डाल लीजिए कि क्या कुछ खास बातें हैं। बीजेपी का ये संकल्प है किसानों को हर साल 6,000 रुपए, पहले इसकी घोषणा हुई थी, इसका जिक्र संकल्प पत्र में किया गया है। 60 साल के बाद किसानों के लिए पेंशन, यानी कि 60 साल से ज्यादा उम्र के जो किसान हैं उनके लिए पेंशन की घोषणा हुई है। 1 लाख तक के कृषि लोन पर 5 साल तक ब्याज नहीं होगा, ये कहा गया है। राष्ट्रीय व्यापार आयोग बनाने की योजना व्यापारियों के लिए, कारोबारियों के लिए ये घोषणा की गई है। देश के छोटे दुकानदारों को 60 साल के बाद पेंशन, देखिए किसानों और दुकानदारों को ये पेंशन देने की बात कही गई है संकल्प पत्र में। 2025 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है। एक देश एक चुनाव पर आम राय बनाने की कोशिश की जाएगी, ये भी इस संकल्प पत्र में कहा गया है। धारा 35A पर पहले भी बीजेपी ने बात कही थी, इस बार फिर से एक बार कहा गया है कि इसे खत्म करने की दिशा में प्रयास किए जाएंगे। जल जीवन मिशन योजना की शुरुआत की गई है, जिसका जिक्र पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में किया। बिना घर या जिनके पास कच्चे घर हैं उन्हें 2022 तक पक्का मकान मिलेगा। संविधान के दायरे में राम मंदिर बनाने की बात कही गई है, हालांकि इसे लेकर पार्टी का रुख पहले से काफी नर्म लग रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की बात कही गई है। धारा 370 पर फिर से एक बार ये कहा गया है कि उसे खत्म किया जाएगा। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिनका जिक्र इस घोषणा पत्र में है, इस संकल्प पत्र में है, और इन्हीं के इर्द गिर्द हम बात करेंगे, क्योंकि विपक्ष ये कह रहा है कि ये किसी एक व्यक्ति के मन की बात है। आप ध्यान से देखिए, जो संकल्प पत्र का कवर पेज है उस पर पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर है, और इसी तस्वीर को लेकर, इसी कवर फोटो के कवर पेज के फॉर्मेट को लेकर विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि इसमें आम आदमी कहाँ है। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि आम आदमी का घोषणा पत्र है, आम आदमी का संकल्प पत्र है, और आम आदमी के विकास के लिए ही हम आगे प्रयास करेंगे। 2022 तक का लक्ष्य रखा गया है नए भारत के निर्माण के लिए। और इन सब के बीच जो सवाल खड़े हुए हैं वो भी हमने आपको दिखाया। विपक्ष ये पूछ रहा है कि रोजगार के सवाल पर क्यों चुप्पी साध रही है बीजेपी, और साथ ही सवाल ये भी, चूंकि बीजेपी फिलहाल सत्ता में है इसीलिए सवाल ज्यादा तीखे बीजेपी से किए जा रहे हैं कि पहले वाले वादों का क्या हुआ, क्या वो वादे पूरे हुए। हम समझने की कोशिश करेंगे हर नजरिए से। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं इस चर्चा में शामिल होने के लिए। पहले मैं उनसे परिचय आपका करवा देती हूँ। विनोद भारती बीजेपी की ओर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं।
रफत फातिमा कांग्रेस पार्टी की ओर से इस चर्चा में रहेंगी हमारे साथ। रतन सेन सिंह समाजवादी पार्टी की ओर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। बीडी नकवी साहब बीएसपी की ओर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुरेश बहादुर सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप भी हमारे साथ रहेंगे इस चर्चा में। और ब्रजेश मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक, आप भी इस चर्चा का हिस्सा रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत में विनोद भारती जी आपसे ही करना चाहती हूँ, आज भी आपसे शुरुआत करना चाहती हूँ। हालांकि आज तो आप लोगों ने बहुत बातें कर दी हैं, बहुत वादे कर दिए हैं, सपनों का पिटारा खोल दिया है, लेकिन उसके बावजूद आप यहाँ बताइए कि अगर न्याय कांग्रेस की यूएसपी है, कांग्रेस के घोषणा पत्र की यूएसपी है, 72,000 रुपए की बात हो रही है जो गरीबों के खाते में देने की बात कही है कांग्रेस पार्टी ने, आपकी यूएसपी क्या है? आपके संकल्प पत्र की खास बात क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की 2014 में सरकार बनने के बाद ही लोगों की बुनियादी जरूरतों को कैसे पूरा किया जाए इस पे काम हुआ और भारतीय जनता पार्टी बहुत हद तक सफलता भी पाई है। लोगों को कैसे आवास उपलब्ध कराया जाए, उन जो बेघर हैं, जिनके सर पे छत नहीं है, उनको आवास दिया गया। जिनके घर में बहू बेटियों की इज्जत खतरे में थी, शौचालय बनाया गया। उसके बाद से कौशल विकास योजना के माध्यम से युवाओं को प्रशिक्षित किया गया। मुद्रा योजना के द्वारा प्रशिक्षित युवाओं को लोन देके रोजगार में स्वरोजगार की तरफ प्रेरित किया गया और उनको रोजगार में लाया गया और वो जब स्वरोजगार में आए तो और लोगों को भी रोजगार दिया गया। पूछ रहे हैं कि इस संकल्प पत्र में रोजगार पर क्यों चुप्पी साध ली है आप लोगों ने? रोजगार पर क्यों चुप्पी साध ली है इस बार? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रधानमंत्री जी ने कहा है, देखिए किसान से लेके युवाओं तक की सबकी बात है इसमें और इन सारे मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी काम करेगी और इस देश को आर्थिक रूप से क्या राम मंदिर की बात आपने पहले नहीं की थी सर? देखा है क्या 370 की बात पहले नहीं की थी? क्या 35A की बात पहले नहीं की थी? वो 2014 से पहले क्या कॉमन सिविल कोड की बात पहले क्यों नहीं की थी? 11वीं क्या ये तमाम बातों का जिक्र आपके पहले के घोषणा पत्रों में, संकल्प पत्रों में नहीं हुआ था? व्यवस्था बन के उभरा है, देश की सुरक्षा मैंने आपसे इस घोषणा पत्र का, इस संकल्प पत्र की यूएसपी पूछी थी। उसके अब विनोद भारती जी भाषण देने लगते हैं आप लोग सर, के लिए संकल्पित। विनोद भारती जी भाषण देने लगते हैं आप लोग। संकल्प पत्र विनोद भारती जी, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि 2014 का संकल्प पत्र जो है वो हम उठा के देख रहे हैं, 2019 का देख रहे हैं। आपने गंगा सफाई की बात तब की थी, आपने किसानों की बात भी तब की थी, आपने राम मंदिर का जिक्र तब किया था, आपने 370 का जिक्र तब किया था, आपने 35A का जिक्र तब किया था, आपने कॉमन सिविल कोड का जिक्र तब किया था। 5 साल में नहीं कर पाए सर। जी बिल्कुल, देखिए सुब्रा जी, वही सब बातें फिर दोहरा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये गंगा सफाई का अभियान बहुत व्यापक है और प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा कि हम अपने सारे वादे नहीं पूरे कर पाए, ठीक, लेकिन गंगा सफाई में कुछ हद तक कामयाबी मिली है, ठीक, और गंगा लगभग 40% तक साफ सुथरी हुई है, अविरल हुई है। उनकी पवित्रता निर्मलता के लिए भारतीय जनता पार्टी संकल्पित है और 2022 तक ये संकल्प हम लोग पूरा करके दिखाएंगे। रही बात किसानों की, 2022 तक अगर बीजेपी ने कहा है कि इनकी आय दुगनी की जाएगी तो ये संकल्प पत्र है, घोषणा पत्र नहीं, ये 2022 तक करके दिखाया जाएगा। किसानों के लिए, किसानों की आय दुगनी करने के लिए एमएसपी बढ़ाई गई, किसान सम्मान निधि 3 किस्तों में देने की बात की गई है और ये एक सॉइल हेल्थ कार्ड, किसानों की उपज तभी अच्छी हो सकती है जब ये उनको पता रहे कि इस समय कौन से उर्वरक की जरूरत है, इसलिए सॉइल हेल्थ कार्ड की व्यवस्था बनाई गई है और किसानों को एक उनकी आय में एक छोटा सा सवाल और है आपसे, मैं आगे बढ़ूंगी। एक सवाल और है आपसे, सवाल यह है कि जब न्याय योजना की बात करती है कांग्रेस, आप कहते हैं पैसा कहां से आएगा? आप कह रहे हैं कि आप किसान सम्मान निधि जिसकी घोषणा पहले ही हो चुकी थी, इसमें जिक्र है संकल्प पत्र में, आप कह रहे हैं पेंशन देंगे किसानों को, आप कह रहे हैं पेंशन देंगे व्यापारियों को,
ये पैसा कहां से आएगा ये आप नहीं बताते हैं, आप सिर्फ कांग्रेस से सवाल पूछते हैं सर। नहीं, देखिए बीजेपी ने जो कुछ भी कहा है बहुत स्पष्ट है, और ये जो 72,000 का भारी भरकम बोझ भारतीय अर्थव्यवस्था पे लादने का घोषणा पत्र कांग्रेस लेके आई है, उसे जमीन पे तो उतारा नहीं जा सकता। और मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जितना कहती है उतना करके दिखाती है, और उसने किया भी है। इस देश के गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, शोषितों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है। आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से जो गरीबों के लिए रामबाण साबित हुआ है, गरीब के लिए ये बहुत बड़ी योजना है। सर आप वो छोड़िए, आप मुझे ये बताइए कि आपके लिए आज राष्ट्रवाद अहम है, सबके लिए अहम है, लेकिन आपके लिए रोजगार से अहम राष्ट्रवाद है क्या? रोजगार का जिक्र नहीं और राष्ट्रवाद के गीत गाए जा रहे हैं, ऐसा क्यों है? देखिए, राष्ट्रवाद उतना ही महत्वपूर्ण है नहीं, क्या आप कवर अप करने के लिए राष्ट्रवाद का इस्तेमाल कर रहे हैं साहब? भारत की सीमाओं को सुरक्षित किया गया। आज आतंकवादी रोजगार क्यों नहीं उतना इम्पोर्टेंट लगता है सर आप लोगों के लिए? ऐसा लगता है कि सब मुद्दों से भागने के लिए, ऐसा लगता है कि सब मुद्दों से भागने के लिए आप लोग राष्ट्रवाद का दामन थाम लेते हैं, और इस संकल्प पत्र से भी क्या यही लग रहा है? ब्रजेश जी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, वही सवाल मेरा आपसे भी है कि अगर कांग्रेस की घोषणा पत्र की यूएसपी है न्याय योजना, बीजेपी के घोषणा पत्र की क्या यूएसपी लगती है आपको? देखिए, जो पार्टी गवर्नेंस में होती है उसका घोषणा पत्र अमूमन ऐसा होना चाहिए कि वो अपने पॉलिसी को कंटिन्यू करेगी, वो अपने पॉलिसी को जारी रखेगी। उस दृष्टि से देखा जाए तो ये व्यवहार परक लगता है कि जो भी घोषणाएं इन्होंने की हैं उस पर ये जा सकते हैं। खास करके किसानों के विषय में जो उन्होंने कहा कि हम 1 लाख रुपए तक 5 साल तक ब्याज नहीं लेंगे, ये महत्वपूर्ण घोषणा है। और इसी तरह से अगर देखें तो जो इन्होंने किसानों, गरीबों और दुकानदारों के लिए जो योजना लाई, वो भी ये कर सकते हैं, क्योंकि अन्यथा भी देखा जाए तो इस समय चुनाव का मौसम है और जिस प्रकार के वादे चल रहे हैं उसमें ये पीछे नहीं रह सकते थे। और घोषणा पत्र का ही एक विषय है तो आप मान करके चलिए कि कांग्रेस के घोषणा पत्र के बाद मैंने जब कांग्रेस के घोषणा पत्र की विवेचना की थी तो मैंने ये कहा था कि बहुत कुछ निर्भर करेगा इस बात पर कि बीजेपी कैसा घोषणा पत्र लेकर के आती है। अब देखिए, एक बात यहाँ पर यह भी है कि जनता में किसके प्रति विश्वास है, जनता क्या सोचती है और ग्राउंड पर ये घोषणा पत्र दोनों पार्टियों के कहां तक पहुंचते हैं। विशेष रूप से इन दो दलों के घोषणा पत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों राष्ट्रीय दल हैं, और मैं समझता हूं कि एक जनता के अंदर एक इस बात की चर्चा जरूर होगी कि भाई कहां से हमें मिलने की संभावना है, क्योंकि जो सर्वे हैं अभी वो कांग्रेस को तो नहीं दिखाते कि वो पूरे भारत देश में 300 सीटें लेकर के कांग्रेस आ रही है। इसलिए जो प्रैक्टिकेबिलिटी है इस घोषणा पत्र की वो बीजेपी पर, और इसकी जिम्मेदारी भी बीजेपी पर जाएगी कि वो अपने घोषणा पत्र को एक तरह से क्रियान्वित करके दिखावे और जनता ये माने कि भाई ठीक है, आप जो कहे हैं उसको आप करेंगे। 2014 के जो वायदे हैं और आज के जो वायदे हैं, अगर हम दोनों की तुलना करें तो आपको लगता है कि कुछ नई बातें इसमें हैं या फिर उन्हीं सब बातों को नए तरीके से कहा गया है? देखिए, जरूरी तो ये होता है कि उन्हीं बातों को नए तरीके से कहें, ये प्रशासनिक जरूरत भी है देश के लिए। जब आप 5 साल तक सरकार चला चुके हैं तो आप अपनी पुरानी स्कीम्स को नहीं छोड़ सकते हैं, आप अपने कार्यक्रमों को नहीं छोड़ सकते। आप एक कदम आगे बढ़ जाते हैं। क्या वाकई 2014 में जो वादे हुए थे उन्हें पूरा करने के लिहाज से उस स्थान पर बीजेपी पहुंची कि उनसे आगे बढ़ के वादे कर सके, या फिर उन्हीं वादों को, चूंकि हम देख रहे हैं ना कि बहुत सारे वादे ऐसे ही हैं जो पहले किए गए थे पर उन पर कुछ काम हो नहीं पाया 5 सालों में, और फिर से उन्हें कुछ नए तरीके से अगर वादे नए नहीं हैं तो इसको इस दृष्टि से भी समझा जा सकता है कि वो पुराने वादों को ला रहे हैं, इसका मतलब वो काम करने के लिए गंभीर हैं। इसका मतलब ये है कि वो अपने पुराने घोषणा पत्र के प्रति ही वो सीरियस हैं। और इस देश के अंदर प्लीज नकवी साहब जरा सा धैर्य रखिए, जरा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, बीच में बोलना अच्छी चीज नहीं होती है, आपने कहा ना ये कोई तरीका नहीं है। आप मुझे बोलने दीजिए, फिर आपको जो अवसर मिलेगा आप अपना वोट काटिएगा। जी, मैं वोट नहीं लेने आया हूँ, आप वोट लेने जाएंगे। जी नहीं, आप मेरी विवेचना में ना बोलिए प्लीज, ये आपको नहीं शोभा देता। हाँ, तो मेरा विचार प्रवाह टूट गया। तो मैं ये कह रहा हूं कि
ऐसा ये घोषणा पत्र मुझको नहीं लगा जो देश को किसी सांप्रदायिक तनाव में डाल रहा हो, जैसा कि लोग आरोप लगाते थे। उस दृष्टि से ठीक है। राम मंदिर पर भी इन्होंने जो वादा किया वो एक प्रैक्टिकेबल लगता है कि ठीक है, उसका कोई रीजनेबल सोल्यूशन खोजेंगे। इन्होंने देश को किसी सनक में नहीं झोंका कि नहीं हमें सत्ता दीजिए, किसी भी कीमत पर दीजिए, हम कोई भी वादा करेंगे। घोषणा पत्र एक अवसर था इनके लिए, देश में एक सनक पैदा करने, मास फ्रेंजी पैदा करने का अवसर हो सकता था। आपने देखा कि जब राहुल जी, जैसे एक सवाल है, आप सुप्रीम कोर्ट में क्या सर एक सेकंड, आप लोगों के पास आऊंगी, रुक जाइए ऐसे, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे, क्योंकि कल के तमाम न्यूज ये कह रहे थे कि अब तो राम मंदिर पर एकदम से गारंटेड ये घोषणा पत्र में लाने जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं दिखाई पड़ा। मैं उस ओर इशारा कर रहा हूं, इसको समझिए। कितने नंबर दे रहे हैं 10 में से? देखिए, मैं घोषणा पत्र को 10 में से नंबर देना तो मैं समझता हूं ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये कंपैरेटिव होगा, रिलेटिव होगा। पर मैं ये सिर्फ कहूंगा, कंपेयर करके देखना चाहते हैं ना, कांग्रेस के घोषणा पत्र को कितने नंबर और बीजेपी के घोषणा पत्र को कितने नंबर? देखिए, घोषणा पत्र तो दोनों के ही, मैं समझता हूं कि मैं दोनों को ही 8-8 नंबर देता हूं। ठीक है, लेकिन पब्लिक में क्या जाएगा ये पब्लिक बताएगी। ठीक है। सुरेश बहादुर सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जरा मैं इनका ओपिनियन जान लेती हूँ, उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो इंतजार कर रहे हैं। मैं आप लोगों के पास एक एक करके आऊंगी। सुरेश जी, आपका आकलन क्या कहता है इस घोषणा पत्र को लेकर, और खास तौर से 2 क्राइटेरियाज पर, एक तो 2014 में जो वायदे किए थे उसके कंपैरिजन में क्या नया है, और जो कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र जारी हुआ है उसके लिहाज से आप कैसे आंकते हैं इसे? मैं सबसे पहले कांग्रेस को बधाई दूंगा कि पहली बार देश की राजनीति में, देश के चुनाव में किसानों का मुद्दा प्रमुख मुद्दा बना है चुनावी दलों का। इसके पहले सिर्फ चुनावी वादे होते रहे किसानों ने, और कभी भी किसानों के प्रति किसी भी सरकार ने वो संलग्नता नहीं दिखाई, वो प्रेम नहीं दिखाया, वो जोश नहीं दिखाया जो कांग्रेस के घोषणा पत्र ने दिखाया था। और ये जो बीजेपी का संकल्प पत्र आया है, जिसको झूठ का पुलिंदा बताया गया था भारतीय जनता पार्टी से, वही झूठ का पुलिंदे को फॉलो किया गया है भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि उसी कांग्रेस के मुद्दे पर 3 प्रदेश में सरकारें मिली थी। और ये भाजपा को भी लगने लगा है कि अब इस मुद्दे से हट करके, जब तक कांग्रेस और किसान गरीब की बात नहीं की जाएगी, तब तक मुद्दों से हटकर हमारा मुद्दा जो है सफल नहीं होगा, पहली बार। दूसरी बात मैं ये कहूंगा, आज पहली बार मुझे पता चला विश्लेषक द्वारा कि जो घोषणा पत्र में पूरे नहीं वादे किए गए 2014 में, उनकी असफलता नहीं है, उनको आगे वादे करने का उनको अधिकार मिल गया। इसके पहले ऐसा माना जाता था जब घोषणा पत्र पूरे किए जाते थे, अगर उन्हें वादे पूरे नहीं किए जाते थे, माना जाता था कि ये सरकार की असफलता है और सरकार की विफलता है, और उनको केंद्र दूसरी राजनीतिक दलें उनको पार्टी कटघरे में खड़ा करती थी। खैर, बात सही भी हो सकती है। भाजपा जब चाहेगी बेरोजगारी हटा देगी, जब चाहेगी लोगों को दे देगी। पहले वो देश की रक्षा चाहती, वो चाहती देश ना खतरे में हो, देश पे बहुत बड़ा खतरा है, इसीलिए मोदी जी ने कहा पहले हम देश बचाएंगे, जब देश हमारा बच जाएगा तब सारी बातें खत्म हो जाए, बेरोजगारी भी खत्म हो जाएगी, रोजगार भी मिल जाएगा लोगों को, देश का विकास भी हो जाएगा, $1 ट्रिलियन व्यापार भी बढ़ जाएगा। इसलिए उनका बहुत ही आगामी जो है, जैसे अभी मित्र ने मेरे कहा 40% गंगा सफाई हुई है, तो भाई 40 दूना 80, 7 वर्ष और लगेगा गंगा है कि गंगा और गंदी हो गई। तो ये वादा जो उन्होंने, जैसे 370 नहीं हटा 5 साल में, अगले 5 साल प्रयास करेंगे हटा देंगे, 35 ये नहीं हटा अगली बार हटा देंगे। तो अब जनता को इन वादों पर विश्वास करना है, जैसा कि हमारे साथी ने कहा है, जनता विश्वास करे, जनता उसका विश्लेषण करेगी और आगे का चुनाव परिणाम बताएगा कौन कितना सही है। चूंकि मेरे ऊपर कमेंट हुआ है, विश्लेषण पे हुआ है, तो मैं एक बात बोल दूं, अभी तक हमारे मित्र बता दें कि कौन कौन से घोषणा पत्र हैं जो 100% इंदिरा गांधी ने सन 71 में गरीबी हटाओ कर लाया था और अभी तक गरीब हैं देश में। इसलिए घोषणा पत्र कोई गारंटी पेपर नहीं होता, घोषणा पत्र गारंटी पेपर नहीं होता, घोषणा पत्र गारंटी पेपर नहीं होता। आप घोषणा पत्र को गारंटी पेपर नहीं कर सकते। कांग्रेस की प्रवक्ता बैठी गारंटी ले लेंगे, गारंटी ले रही पूरी कर देंगे। सर, अब तक अगर ये हुआ है कि गारंटी पेपर नहीं, गारंटी पेपर से भ्रम मत पैदा करिए। रिवाज के तौर पर नहीं देख सकते, हम उम्मीद हमेशा बरकरार रखेंगे कि घोषणाएं पॉलिटिकल पार्टी पूरा करने के लिए करती है। 2014 का घोषणा, ठीक है, आप गारंटी पेपर समझ रहे हैं, हम रिवाज नहीं बना सकते सर, इसे हम रिवाज नहीं बना सकते। दैट विल बी वेरी नेगेटिव, ये बहुत नेगेटिव मैसेज जाएगा सर, ये बहुत नेगेटिव मैसेज जाएगा। हाँ बोलिए सर, पूरा कीजिए। सुरेश जी आप पूरा कीजिए, फिर मैं रफत जी के पास। नहीं मैडम, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, किसी भी सरकार का, किसी भी राजनीतिक दल का घोषणा पत्र उसका आईना होता है, और उसी घोषणा पत्र को लागू करना, उसी को पूरा करना उस पार्टी का राजनीतिक दायित्व होता है। और सत्ता में आने के बाद उसी को पूरा करना चाहिए। और जब सत्ता 5 साल बाद चुनाव होते हैं, उन्हीं घोषणा पत्र के बल पर उस राजनीतिक दलों का विश्लेषण किया जाता है कि कितनी सरकार कितनी सफल रही, कितनी असफल रही। मेरा किसी को आरोपित करना या किसी के बारे में कहना उचित बात नहीं, क्योंकि घोषणा पत्र सभी लोग लुभावने देते हैं, सभी ऐसे घोषणा पत्र
जारी करते हो, जनता के बीच जाए, लोग लुभावन नारे दे और जनता को आकर्षित करे, क्योंकि अल्टीमेटली सभी का गेम है सत्ता हासिल करना। आप ये कह रहे हैं सर कि पहले जो वायदे पूरे नहीं किए गए उन्हें राष्ट्रवाद के आवरण में ढकने की कोशिश की गई है। जी, मैं आपकी बात आपने शुरुआत में ही कहा था, मैं उसी बात को दोहराना चाहता हूं कि सारे मुद्दों पर राष्ट्रवाद के निश्चित रूप से उन पे एक वोट डाला जा रहा, पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। ठीक है रफत जी, हालांकि आप लोग बीजेपी विरोधी पार्टियां हैं, विपक्ष में हैं, और इसीलिए ये बात तो तय है कि आप लोग घोषणा पत्र को अच्छा तो कहेंगे नहीं। मैं चाहती हूं कि पॉइंटेड बातें रखी जाएं सभी विरोधी पार्टियों की ओर से कि आखिर अगर घोषणा पत्र उतना बेहतर नहीं है या फिर और बेहतर हो सकता था या फिर कुछ वायदे नहीं पूरे किए गए, पॉइंटेड बात की जाए फैक्ट्स के साथ कि आखिर क्यों आपको ये लगता है। रफत जी, शुभ्रा जी के अच्छे को अच्छा कहना ही पड़ता है, चाहे जितना भी आप कहिए नहीं कहेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ इनसे पिछले 5 साल का रिजल्ट चाहते हैं कि वो रिजल्ट जो वादे किए थे, आज वादा किया गया था 2 करोड़ नौकरी का, अगर आप उसको हर साल 2 करोड़ नौकरी का वादा करा गया था, 5 साल में 10 करोड़ होती हैं। एनएसओ की रिपोर्ट क्या कह रही है कि 45 साल में जो 5 साल में बेरोजगारी बढ़ी है वो सबसे ज्यादा मैटर करती है। अब इन्हीं ने वादा किया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम सिर्फ कुछ ऐसे शर्मसार कर देने वाली घटनाओं के नाम लेते, कठुआ जिस तरीके से हुआ, उन्नाव हुआ, मुजफ्फरनगर और ये प्रतापगढ़ में बालिका गृह, इन सब चीज़ों को इसके रिजल्ट पहले हमें दें, फिर ये संकल्प जरूर करते हैं, घोषणाएं नहीं करते, क्योंकि ये संकल्प ही करते रहते हैं, घोषणा पत्र इनका नहीं आते हैं, सिर्फ संकल्प करते हैं। विचार बहुत होता है, कागजी दावे बहुत होते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इसके विपरीत है। आज इनको माफी मांगना चाहिए, जिस तरीके देश को इन्होंने बर्बाद करके रख दिया, आज इनको माफी मांगनी चाहिए कि ये नए नए घोषणाएं करके क्या बताना चाह रहे हैं। ये पिछले 5 साल का रिजल्ट बताया हमें, और इन्होंने किसानों के वादे, मुनाफा बढ़ाएंगे, उनको जो है अच्छी दरें देंगे। आज भी किसान हमारा भटक रहा है अपने ये उत्पादन को लेके, वो बिचौलियों को बेच रहा है। तो ये सिर्फ वादे कर सकते हैं, इनका जुमला पत्र कहिए, हम तो इसको संकल्प पत्र कह ही नहीं सकते, जुमला पत्र। जब सरकार बात हो रही है डिबेट में, सत्ता में सरकार है तो उसी को जवाबदेही भी उसी की बनती है। आप अपने मुंह से जितनी हवाई बातें कर लें वो हो सकती है, लेकिन एक बात और आई है अभी डिबेट में कि पहले भी वायदे किए गए हैं, पहले भी वायदे तोड़े गए हैं, और कभी भी किसी भी घोषणा पत्र की पूरी बात पूर्ण रूप से नहीं निभाई जाती है। लेकिन अनुपातिक तौर पर अगर देखा जाए तो इस सरकार ने जो वादे किए हैं वो कम से कम पहले जो वादे हुए थे उससे तो बेहतर तरीके से निभाए हैं। ये आप कह रही है ना, अगर आप आंकड़े सारे देखिए पिछले जितने सालों में, आप अगर देखिए इन 5 सालों में देखिए, हर आर्थिक दर, किसानों की आज किसानों की जो विकास दर है उस पर आप बात करिए, क्या है 2.9% पहुंच गई है। जितने अगर महिलाओं की बात करिए, जिस तरीके से शोषण हुआ, उसमें थॉमस राउटर की रिपोर्ट क्या कह रही है, इन 5 सालों में जो गिरावट आई है वो सबसे महत्वपूर्ण है। जो सभी हम मानते हैं कि सभी से गलतियां होती हैं और पूरी तरीके कोई परफेक्ट नहीं होता है, हर दौर में हर जो भी सत्ता में होता है उससे कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं, और तभी इतने बड़े मैंडेट से किसी को जनता बदलती भी है। लेकिन यही आरोप आप पर भी लग रहा है कि आप भी तो जुमलेबाजी कर रहे हैं। 72,000 रुपए की हमारी सरकार ही नहीं, हम जुमलेबाजी क्या करेंगे, हमारी सरकार नहीं, हम जुमलेबाजी, जैसे नरेगा का पैसा कहां से आएगा, जिस तरीके से जुमलेबाजी करी गई वो जुमलेबाजी हम नहीं कर रहे हैं। हम 15 लाख के दावे नहीं कर रहे कि हर के अकाउंट में जाएंगे, जिस तरीके से हर अकाउंट में 15 लाख के दावे कर, हम वो झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम सिर्फ 72,000 बता रहे हैं कि वो भी हर परिवार को, उस परिवार को जिसमें जो है गरीब आदमी को जीने का हक चाहिए, न्याय चाहिए। आज हर को जिस तरीके से बर्बाद कर दिया गया, देश की जनता में 80% लोग गरीब हैं, उनकी तरफ उनको अनदेखी करी जा रही है। आज मोदी जी ने बड़ा सा अपना चित्र अपने संकल्प पत्र पे लगा दिया है, जिसमें जनता का कोई जिक्र नहीं, सिर्फ मोदी मोदी मोदी। तो आज मोदी सरकार ने जनता की पीड़ा को समझना बंद कर दिया। जो 5 साल के हालात हैं वो जनता समझ रही है, जनता ही न्याय करेगी। ठीक है, रतन सेन जी, आप कैसे देखते हैं इस घोषणा पत्र को? शुभ्रा जी, मैं तो अभी जौनपुर के स्मार्ट सिटी से बुलेट ट्रेन पे बैठ करके आपके पास पहुंचा हूं, और अपेक्षा करता हूं कि जहां की आप रहने वाली होंगी वहां से भी बुलेट ट्रेन चल रही होगी। एक सवाल से शुरू करना चाहता हूं, खुदगर्जी का आलम देखिए, आप ही के स्क्रीन पर भी मैंने देखा तो मेरा ध्यान गया है। जब आपने शुरुआत में शुरू किया तो 2 संकल्प पत्र भाजपा का आपने दिखाया, 2014 का और 2019 का। अगर संभव हो तो एक बार फिर से दिखा दीजिएगा। उसमें देखिए, एक जो 14 का है उसमें अटल जी, अडवाणी जी, राजनाथ जी, जोशी जी, सुषमा जी, रमन सिंह, पर्रिकर जी, जेटली जी, शिवराज और वसुंधरा जी, इतने सारे लोगों के साथ नरेंद्र मोदी साहब की फोटो थी। 2019 आते आते खुदगर्जी और तानाशाही का कितना अच्छा रास्ता इन्होंने तय किया कि सारे लोग जो भारतीय जनता पार्टी आंतरिक लोकतंत्र का दावा करती है, उस भारतीय जनता पार्टी में तानाशाही का स्वरूप देखिए कि 2019 के संकल्प पत्र पर सिर्फ मोदी हैं। सवाल यहां से शुरू करता हूं,
अब देखिए, जितने वादे इन्होंने 2014 में किए हैं, मैं तो चाहता था कि शायद ये लोग आएंगे उन सारे पिटारों को लेकर के और आपके सामने, हमारे सामने बताएंगे कि देखिए मान्यवर, ये हमने कहा था 370 हटा दिया, 35 से हटा दिया, ये राम मंदिर का मैं ब्रजेश मिश्रा जी की बात से सहमत हूं। अगर राम मंदिर का इन्होंने एक दीवार खड़ी कर दी होती, थोड़ा छत डाल दिया होता और कहते अभी प्लास्टर बाकी है, आगे का जो इसका सजावट बाकी है, तो मैं मान लेता कि उन्होंने काम शुरू किया है, आगे पूरा कर देंगे। लेकिन पूरी तरह से जनता के साथ धोखा देने का काम किया है। मैं पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी की सरकार कहती कि 60 साल का गड्ढा है, तो मोदी साहब ने ही चिल्ला करके कहा था कि बहनों भाइयों, इस 60 साल में आपके देश में जो कुछ हुआ है उसको मुझे सिर्फ 60 महीने दीजिए, मैं देश को विश्व गुरु बना करके छोड़ूंगा। क्या किया? आप मुद्दों की बात कर रहे हैं शुभ्रा जी, मैं शुरू करता हूं मुद्दों की बात। किसानों के साथ जब किसानों ने आवाज उठाई तो मंदसौर में इन्होंने उनके सीने पर गोलियां मारने का काम किया। अर्धनग्न किसानों को इन्होंने लहूलुहान किया जंतर मंतर पर। मैं पूछना चाहता हूं कि दोगुने आय की बात करते हैं, इन्होंने किसानों की खाद की बोरी से 5 किलो खाद चुराने का काम किया है। मैं पूछता हूं, दलितों के कल्याण की बात करते हैं, मैं इनसे सवाल करता हूं कि क्यों ऊना में इन्होंने नंगा करके पिटवाया दलितों को, सहारनपुर में उनके घरों में आग लगवाने का काम किया, जाति विद्वेष, धार्मिक नफरत फैलाने का जो धंधा करते हैं, उनके खिलाफ इस बार का जनादेश तैयार हो रहा है। शुभ्रा जी, मैं इनके सिर्फ संकल्प पत्र पे बात करूंगा। आज इन्होंने पक्के मकान की बात करी है। आप ही के चैनल पे मैंने रिपोर्ट देखी थी, आपके जो भी संवाददाता गांव में गए थे उनको बताया था गांव वालों ने कि हमारा मकान इसलिए नहीं पक्के मकानों में शामिल किया गया है क्योंकि हमारे मकान में हमने अपने जो मढ़ा रखा है उसका जो खंभा बनाते हैं गांव में, अगर जो लोग गांव के लोग देख रहे होंगे तो समझ जाएंगे, गांव में जो मढ़ा रखा जाता है उस पे ईंट लगा करके ऊपर से मढ़े का छत रखा जाता है। जिनके मढ़े में ईंट का खंभा लगा था उनको नरेंद्र मोदी की सरकार ने पक्का मकान में ऐश करता हुआ माना है। मैं पूछना चाहता हूं कि जिनको ये लोग कह रहे हैं कि इन्होंने उज्ज्वला योजना में उनको सिलेंडर देने का काम किया है, पूरा देश जानता है कि जो संकल्प पत्र उनसे भरवाया गया है उसमें कहा गया है कि आपसे लोन लिया जा रहा है, उसका ये लोग दावा करते हैं कि इन्होंने मुफ्त में देने का काम किया है। अब आता हूं कि जो ये अच्छा, आपने कांग्रेस का घोषणा पत्र देखा है क्या? बिल्कुल देखा है। उस पे भी राहुल गांधी की फोटो है, बस फोटो थोड़ी छोटी है और यहाँ भी पीएम मोदी की फोटो है, लेकिन फोटो बड़ी है। बात सिर्फ उस पर भी टिप्पणी कर दीजिए। मैं कर देता हूं। मैं उस बात से थोड़ा इसलिए संतुष्ट हूं कि वहां जो भीड़ में दिख रही है, जनता दिख रही है, वो जनता कम से कम देश का प्रतिनिधित्व करता है। भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ उनका चुनाव चिन्ह नहीं दिख रहा है शुभ्रा जी। इसलिए मैं सवाल करूंगा, आज के जो तानाशाही सरकार है, मैं राहुल गांधी से सवाल पूछूंगा। उनसे सवाल हम लोगों ने पूछा था 2014 में, हमारे सवालों से भी नरेंद्र मोदी को फायदा हुआ था। जो अन्ना आंदोलन ने जो सवाल पूछा था उन सवालों का भी फायदा नरेंद्र मोदी ने लिया था। एक बेटी का वहां पर जो उसके साथ दुष्कर्म हुआ था दिल्ली में, निर्भया कांड का, उसका भी लाभ नरेंद्र मोदी को मिला था, क्योंकि देश के लोगों को यह भरोसा कायम हुआ था कि निश्चित रूप से ये जो सरकार है, शायद जो उस समय की तत्कालीन सरकार है, अपना काम करने में विफल रही है, तो मोदी साहब आएंगे तो देश विश्व गुरु बन जाएगा। निर्भया कांड जैसे मामले पर भी फायदा और नुकसान देख लेते हैं सर। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इन लोगों ने जिस तरीके से उस ऐसे मुद्दों को उठा करके सवाल पूछने, बात पूरी कर लेने दीजिएगा। जिस तरीके से इन्होंने कहा है कि हम इस देश की गरीबी खत्म करेंगे, इस देश के किसानों को उनका दोगुना कीमत देंगे, पूछता हूं कि जब आप आज तक उनको वास्तविक कीमत नहीं दे पाए तो दोगुनी बात कैसे करते हैं? हमारे यहां एक कहा जाता है कि पीठ पर लात मारने वालों को माफी और पेट पर लात मारने वाले को फांसी। ये तमाम बातें आज इस देश की जनता नरेंद्र मोदी साहब की इस झूठी सरकार को वास्तव में इस तानाशाही को खत्म करने के लिए कृत संकल्प है, जिसे कोई रोक नहीं सकता। बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, रफत जी ने भी पूछे हैं और रतन जी ने भी पूछे हैं, आप जवाब दीजिएगा। लेकिन उससे पहले सर आपका भी कमेंट मैं चाहूंगी इस घोषणा पत्र पर। बीडी नकवी साहब बीएसपी की ओर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवराज जी, मुझे एक शेर याद आ रहा है वसीम रेलवी का, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार न करता तो क्या करता। अरे भाई, मैं एक बार एतबार करूंगा, 2 बार थोड़ी करूंगा। एक बार आपने वोट मांगा भ्रम पे, ख्वाब पर, जो लोगों को आपने ख्वाब दिखाए हिंदुस्तान की पब्लिक को, हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर ने ख्वाब देखा, आप 5 साल तक ख्वाब देखते रहे, लेकिन ख्वाब टूट गया। उसके बाद अब जो वोट मिलेगा आपको, वो आपके कर्मों पर मिलेगा। एक भ्रम पर वोट मिला, अब जो वोट मिलने जा रहा है
इस इलेक्शन में 2019 में आपके कर्म पे अगर जनता को ये विश्वास होगा कि आपने बाकी कुछ किया है इस देश में गरीबों के लिए, किसानों के लिए, तो यकीनन अगर आपने ये विश्वास पैदा कर लिया तो आप दोबारा लौट के आएंगी। अगर आपने विश्वास पैदा नहीं किया, नहीं आएंगी। जहाँ तक मुद्दों की बात है, 3 मेजर पॉलिसीज बीजेपी की हम बचपन से सुनते आए हैं। 370 हम ख़त्म करेंगे, ये राम मंदिर को हम 30-40 साल से सुन रहे हैं, हम इधर बनाए। आपका देखिए राम मंदिर के बारे में स्टेटमेंट क्लियर आ चुका है कि सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के साथ हम जाएंगे, और आप घोषणा पत्र में कह के पब्लिक को झूठा मतलब एक बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब जहाँ तक बात है 370 की, 370 के बारे में एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट चाहिए, उसके लिए वो आप कर सकते थे, वो आपने नहीं किया। उसके तीसरा, यूनिफॉर्म सिविल कोड। हिंदुस्तान का आइन, हिंदुस्तान का दस्तूर ये इजाज़त देता है कि आदमी को, किसी भी सोसाइटी को अपने रिलीजियस राइट्स रखने का अधिकार है। कस्टम तक प्रोटेक्टेड है हिंदुस्तान के अंदर, कोई भी कस्टम हो। मैं आपको बताऊं एक मिसाल कि हिंदू लॉ के अंदर ये कानून है कि कौन किससे शादी कर सकता है, लेकिन आंध्रा में सगी भांजी से शादी जायज़ है और वैलिड है। तो ये मैं ये बता रहा हूँ कि किस तरह से तीनों मुद्दों पे डिसीव किया गया जनता को, किस तरह से आप बेवकूफ़ बना रहे हैं। कोई आप विश्वास पैदा नहीं कर सकते। जहाँ तक इकोनॉमिक पॉलिसी का सवाल है, आपकी पॉलिसी फेल हो चुकी है। इस दौर में सबसे कम फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया है। आपने 100% एफडीआई करने के बाद ये बिल्कुल आंकड़े हैं कि आपके पास मिनिमम फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। आपने अपनी सरकार को बिल्कुल कारपोरेट के हवाले कर दिया। अब जो फ़र्क है देखिए कांग्रेस का और बीजेपी का, वो ये है कि आप कैपिटलिज्म को सपोर्ट करते हैं, कांग्रेस सोशलिज्म को सपोर्ट करती है। कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो पॉलिसी रही पिछले सालों में, ये मानना पड़ेगा, गरीब को रोटी और किसान को रोटी अगर मिली है तो कांग्रेस की पॉलिसी से मिली है। इस बात से मैं बीएसपी की तरफ जरूर बोलता हूँ, लेकिन सच यही है। पेंशन की बात कर रहे हैं, किसान सम्मान निधि की बात कर रहे हैं, उस पर ध्यान क्यों नहीं जाता आप लोगों का? देखिए ऐसा है, सम्मान निधि 5 साल में आप दे देते ना, 5 साल में आपने नहीं दिया, यही बात है ना। कांग्रेस एक वादा कर रही है, आप 5 साल हुकूमत का मौका मिला, आपने कुछ नहीं करा। आपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड के 3 लाख करोड़ रुपया माफ़ किया, एनपीए जो आपने माफ़ किया, किस तरह से गुजरात के भगोड़े पैसा ले गए, सबने देखा। अब मैं बार बार कुछ कहूँ, कुछ अल्फाज गलत कहूँ, मेरे लिए मुनासिब नहीं है। मेरा जो कहना है कि इकोनॉमिक फ्रंट पे फेल, सारी पॉलिसी फेल, जनता को आपने कुछ नहीं दिया, फेल प्राइम मिनिस्टर, ठगने की कोशिश हो रही है। विनोद जी, पहले तो आप इस बात का जवाब दे दीजिए जो समाजवादी पार्टी के रतन सेन जी ने उठाया है। आडवाणी जी को, अटल जी को गायब कर दिया आप लोगों ने परिदृश्य से, सिर्फ मोदी नजर आ रहे हैं घोषणा पत्र पर भी। देखिए सुब्रा जी, सारे लोगों आडवाणी जी चाहे मुरली मनोहर जोशी जी, ये बीजेपी के लिए और बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए आदरणीय है, पूजनीय है, और उनके मार्गदर्शन से ही बीजेपी आगे बढ़ रही है, और उनके आशीर्वाद से ही 2014 में बीजेपी की सरकार भी आई थी। मैं पूजनीय को किनारे करते चलते। अब बात पूरी होने दीजिए, कौन कितना दूर हुआ है। तो देखिए, जब देश स्वतंत्र हुआ उस समय भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता था, और भारत की जीडीपी में 55% तक का योगदान हुआ करता था। मैं कांग्रेस की नाकामियां नहीं गिनाऊंगा, लेकिन मैं स्पष्ट करना चाह रहा हूं, आज के परिदृश्य में 2014 से पहले देश की जीडीपी में कितना योगदान रहा कृषि का। मैं बात पूछ रही हूँ, आप अटल आडवाणी पर, आप कृषि पर चले गए। नहीं, मैं स्पष्ट किया उसको। छोड़ दीजिए। हमारे आज भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री जी घोषणा पत्र को, संकल्प पत्र को जनता के सामने रखने के बाद उनसे मिलने गए हैं, उनका आशीर्वाद लेने गए हैं। पत्रकारों का भी सवाल नहीं है, मेरा सवाल आपसे है कि जब संकल्प पत्र घोषित किया गया सुब्रा जी, तो भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, प्रधानमंत्री समेत वहां पे बैठे थे। इनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि ये पत्रकारों के सवाल पूछने का मौका दें। उन्होंने किसी को मौका नहीं दिया और उठकर चले गए। आगे बोलिए। ये पूरे देश की जनता को जवाब देने के लिए पुनः एक बार भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में है, और हम अगर पत्रकार सवाल पूछते हैं जनता के सरोकारों का नहीं होता। लोगों को अगर पत्रकार ये पूछ लेते कि मोदी जी आपने 370 क्यों नहीं हटा दिया, अगर पत्रकार पूछ लेते कि 35 से क्यों नहीं हटा दिया,
आपसे अगर वो पूछ लेते कि कितने कश्मीरी पंडितों को ले जाकर के आपने कश्मीर में बसाया, उनका कम से कम 10 आदमी का नाम बता दीजिए। आपसे अगर पूछ लेते कि आपने शिक्षा की बात करी, रोजगारी की बात करी, 2 करोड़ की बात करी थी पर ईयर, 50 लाख लोगों का नाम बता दीजिए, संख्या ही बता दीजिए। तो आप लोगों के प्रधानमंत्री जो है वो जो अमित शाह के साथ बैठे रहते हैं जोड़ी बना के, उनकी हिम्मत क्यों नहीं पड़ती कि पत्रकारों के सवालों का जवाब दें? जनता के लिए है। हाँ, ये बात तो है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की नहीं है मोदी जी। मैं पूछना चाहता हूं सुब्रा जी कि आज उनके पास पूरा मौका था। आज पूरे देश के लोग उन्हें देख रहे थे, इंतजार कर रहे थे, और पूरे देश के सारे पत्रकार वहां बैठे थे। उनसे एक मौका तो देना चाहिए था कि आप लोगों के कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए। जनता के सरोकारों का सवाल इंटरव्यूज दे रहे हैं, इंटरव्यूज में कोई कमी नहीं है सर, इंटरव्यूज में कमी नहीं है। ठीक है ब्रजेश जी, क्या आपको भी लगता है कि इसके भीतर कोई संदेश छुपा हुआ है? बात हो रही है कि अटल जी की फोटो, आडवाणी जी की फोटो, जोशी जी की फोटो, आखिर क्यों नहीं है? सिर्फ राजनाथ जी, सुषमा जी, रमन सिंह, पर्रिकर जी, वसुंधरा जी, शिवराज जी, जेटली जी, वेयर कहाँ गए सारे नेता इनके? हाँ, ब्रजेश जी, आपको लगता है कोई संदेश है? विश्लेषण की दृष्टि से मैं बोलूंगा, ये जो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए बातें उठती हैं, जब चेहरे बदल जाते हैं तो सारे राजनीतिक दलों के चेहरों पर अपनी अपनी तरह की अपनी सुविधा सब फोटो लगाते हैं। ये डिबेट का विषय नहीं होना चाहिए। कांग्रेस में ही सीताराम केसरी कभी उसके अध्यक्ष थे, उसकी फोटो क्यों नहीं लगती? दलित नेता थे। अंबेडकर कभी नेता थे कांग्रेस, उनकी फोटो क्यों नहीं लगती? 14 में लग सकती है ब्रजेश जी, अभी सभी जीवित हैं, खाली अटल जी को और पर्रिकर जी को छोड़ दीजिए। आप बोल चुके हैं, आप बोल चुके हैं, आप बोल चुके हैं, पर्रिकर जी के अलावा सभी जीवित हैं इसी धरती पर। आप अपनी बात बोल चुके हैं ना, आप बात बोल चुके हैं ना, सीताराम केसरी का आप अपनी बात बोल चुके हैं ना। मैं पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने सीताराम केसरी का फोटो कभी नहीं लगाया, तो 2014 में आपने अपने नेताओं का 2019 में क्या सवाल खड़ा होता है, सवाल खड़ा होगा। ठीक है, दोहराइए मत बात, दोहराइए मत सर। ब्रजेश जी को पूरा करने दीजिए, एक सेकंड। विनोद जी बस, ठीक है सर, विनोद जी, ब्रजेश जी को सुन लीजिए। मैनिफेस्टो पर देखिए फोटो, मुझको तब भी अच्छा नहीं लगा जब मीडिया ने रिपोर्ट किया कि सोनिया गांधी इस बात से नाराज हैं संगठन से कि भाई राहुल गांधी की फोटो बड़ी छोटी सी लगा दिया संकल्प पत्र पर। ये भी मीडिया की न्यूज है, मुझे वो भी नहीं अच्छा लगा। ठीक है, वो जैसा डिजाइनर को लगाया, जैसा उन्होंने कहा, भाई वो पार्टी के अध्यक्ष ही हैं, कौन सी उसमें बड़ी भारी बात है। अब इनका प्रोजेक्शन है लीडरशिप का कि भाई ठीक है हम नरेंद्र मोदी लीड कर रहे हैं, उनका प्रोजेक्शन है, तो उन्होंने उनकी फोटो लगाई। अब ये जो जन भावना का होता है कि उनको लगता है कि भाई हमारा प्रधानमंत्री बहुत लोकप्रिय है, कम से कम 65% जनता के बीच में उसकी लोकप्रियता है, तो हम उसकी फोटो लगाएंगे, तो जनप्रतिनिधि की फोटो लगा रहे हैं। हर पार्टी की अपनी रणनीति होती है अनावश्यक विषयों पर, है ना। और मैं बताऊं, और सुनिए अन्य राजनीतिक दलों की बात करिए, हैसियत से बैठे हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि किस सर्वे एजेंसी ने प्रधानमंत्री की लोकप्रियता को बहुत सारी है, बहुत सारी, एक का नाम बता दीजिए, बहुत सारी ढूंढ लेता हूं, बहुत सारी है, मैं आपको दे दूंगा, आप ले लीजिएगा हमसे, किसी एक का नाम आप बताइए, जिक्र किया है, सवाल आते रहते हैं, हमारा सर्वे आते रहते हैं, आप गूगल पे डाल दीजिए, आपको मिल जाएंगे, आप सर्वे आते रहते हैं, मिल जाएंगे आपको। देखिए आप भी हम लोग सम्मान, गलत बात मत करिए, पत्रकार के गलत बात की इज्जत यहाँ पे वैसी बातें कीजिए। सुनिए, अगर आप भाजपा के प्रवक्ता की तरह बात करेंगे तो हमारा सवाल कठोर हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, आप जाइए और सर्वे देखिए क्या है, और आपको सर्वे चाहिए ले लीजिएगा हमसे। सुरेश इस पर डिबेट नहीं है इस समय। बहादुर सिंह जी, सर ये मेरा सवाल ये है कि अभी 3-4 दिन पहले लालकृष्ण आडवाणी जी ने एक ब्लॉग लिखा था जिस पर बहुत चर्चा हुई। उसमें उन्होंने कहा कि पहले देश, फिर पार्टी और फिर व्यक्ति। ये जो सोच है, ये जो आधार है, उस पर क्या खरा उतरता है आज संकल्प पत्र बीजेपी का? पता चल गया। देखिए सुब्रा जी, जहां तक ये किसी के प्रोजेक्शन की बात है, ये पार्टी का अंदरूनी मामला होता है, और ये पार्टी चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे जो सही बात है, एक प्रस्तुतिकरण होता है कि किसको आगे रख के किसकी लोकप्रियता के आधार पर वोट मांगा जाएगा। ये पार्टी डिसाइड करती है, और यही कारण तक देखिए उन्होंने मार्गदर्शक एक मंडल बना दिया था, उसमें उनको स्थानांतरित कर दिया था। रही बात सम्मान देने के बाद, हाँ विपक्षी दलों के आलोचना का विषय हो सकता है, लेकिन हम राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करेगी पार्टी या डॉक्टर मनमोहन सिंह की पार्टी का अंदरूनी मामला है। इधर प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट होंगे कि नहीं होंगे, या मुलायम सिंह प्रोजेक्ट होंगे, अखिलेश यादव होंगे, ये पार्टी का मामला है। इसको निश्चित रूप से हाँ पार्टी की विचारधारा पर इसलिए बात करनी चाहिए जो बातें होनी चाहिए, क्योंकि जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां थी पिछले 5 साल की अगर देखा जाए उत्तर भारतीय सरकार की, तो इसमें कहा गया था कि नोटबंदी और जीएसटी उनकी महत्वाकांक्षी योजना थी, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं की गई।
उसको ये निश्चित रूप से कहीं न कहीं ये तय करता है। जिन महत्वाकांक्षी योजनाओं की चर्चा की, जो आपकी महत्वपूर्ण उपलब्धियों में था, उन उपलब्धियों पर कोई बात ना की जाना, कोई चर्चा ना किया जाना, निश्चित रूप से यह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं उसमें कोई कमी थी, कहीं ना कहीं खोट थी। एक बात। और दूसरे जो आंतरिक मुद्दे हैं, जो देश के आंतरिक मुद्दे हैं, ये जो बेरोजगारी है, इन पर भी चर्चा की जानी चाहिए थी निश्चित रूप से। लेकिन होता ही है, जब चुनाव आते हैं तो कई तरह की अटकलें लगती हैं, कई तरह की योजनाएं लगती हैं, कई तरह के प्रोग्राम्स होते हैं, और सभी राजनीतिक दल की अपनी अपनी नीतियां होती हैं और विश्वसनीयता की बात होती है। जैसे अगर कांग्रेस ने कहा कि मनरेगा में हम 150 दिन की गारंटी लेते हैं, ये बात सच है कि मनरेगा में उन्होंने 100 दिन की गारंटी दी भी थी, तो एक विश्वास करने का उठता है कि हाँ ठीक है, हो सकता है हमको ये देंगे। अगर इन्होंने कहा है, इन्होंने किसान बीमा योजना लागू की थी, किसान योजना बीमा, इस बात को प्रचारित प्रसारित कर सकते थे, हमने किया, विश्वास किया जा सकता। हाँ, अब इसका आकलन, इसका मापदंड, इसका तुलनात्मक अध्ययन जनता को करना है, जनता जिसके पक्ष में करेगी ना। और एक बात, दूसरी बात ये होता है, कहीं ना कहीं ये किसी भी सरकार की, किसी भी राजनीतिक दल की बात है, अगर वो अपने घोषणा पत्र के पूरे वादे पूरा नहीं करते हैं तो वही उनकी सरकार की विफलता का अंग माना जाता है, और जिसको विपक्ष आलोचना का विषय बनाता है, और जो बनाया जा रहा है। और कांग्रेस और पार्टी निश्चित रूप से, जो केवल पार्टी सत्ता में होती है, वो आगे के निश्चित रूप से वादे करती है और दिखा देगी, अगर हमने ये नहीं किया तो हम आगे करेंगे। यही विश्वसनीयता का सवाल है, ये जनता को विश्वास बताना है, जनता कैसे विश्वास करती है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कही गई हैं सर। एक तो ये कि राष्ट्रवाद जो है उस पर टिके हुए रहेंगे, राष्ट्रवाद ही मूल है। दूसरा कि आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति पहले भी रही थी और इस बार भी रहेगी, और सुरक्षा बलों को जो आधुनिक हथियार हैं वो मुहैया कराए जाएंगे। इस तरह के जो वायदे हैं, आपको लगता है कि जिस तरह का माहौल आज है और बार बार चर्चा हो रही है आतंकवाद को लेकर, बार बार चर्चा हो रही है सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर, पाकिस्तान को लेकर, इन वादों से बीजेपी कुछ साधने की कोशिश कर रही है? निश्चित रूप से उस पर देखिए, कहीं न कहीं बीजेपी को अपनी विफलताओं का आभास हो रहा है, इसलिए उन्होंने देश प्रेम, देश वाले मुद्दे, देखिए राष्ट्रभक्ति का मुद्दा कभी भी चुनाव से नहीं जोड़ के देखा जाना चाहिए। आपने देखा 9/11 अमेरिका में हुआ था, लेकिन कभी चुनावी मुद्दा नहीं बन पाया किसी राजनीतिक दल का, और मैं ये भी मानता हूं, मैं खैर किसी उससे नहीं जोड़ना चाहता, अगर देश में कभी ऐसी चर्चा होगी, पाकिस्तान में स्ट्राइक की चर्चा होगी, 1971 में हमने पाकिस्तान को 2 भागों में बांट दिया था, लेकिन वो चुनावी मुद्दा नहीं बना था। हमारी सर्जिकल स्ट्राइक, ये हमारा देश, ये कहना कि हम पाकिस्तान को, हमारे पाकिस्तान से कोई लड़ाई है ही नहीं है, हमारी तो लड़ाई आतंकवाद से है, और उस आतंकवाद की लड़ाई में जब आपने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, तो मैं समझता हूं पूरा राजनीतिक दल, विपक्षी सब एकजुट थे कि हां आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए, और आतंकवाद जहां भी हो, हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारी सेना, हमारा, अरे सुन जाओ भाई, सुन लो, विपक्ष ने उसी समय राहुल गांधी ने कहा था हम देश के साथ हैं, आपको याद नहीं है? पूरा देश ने कहा था, विपक्ष ने और सारे दलों ने कहा था सर्जिकल स्ट्राइक में हम देश के साथ खड़े हैं, और ये देश के सब मुद्दों पर उनका, जहां भी आतंकवाद हो, प्रधानमंत्री वहां सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं। ये विपक्ष ने सहयोग किया था, लेकिन हाँ, राजनीतिक मुद्दों पर इसको चुनावी मुद्दा न बनाया जाए, ये सभी राजनीतिक दलों ने अपील की थी। ठीक है। रफत जी, राष्ट्रीय सुरक्षा पर बात की गई है, और बार बार जब भी बात होती है कि सुरक्षा बलों को आधुनिक हथियार मुहैया कराए जाएंगे और उन्हें सशक्त बनाया जाएगा, तो इरादा होता है आप लोगों पर वार करने का। कितने सालों तक वो नहीं हो सका, और वो अब करेगी अगर बीजेपी की सरकार फिर से बनती है। फिर वही बात, क्या करेगी, क्या करा है वो सामने दिख रहा है। 5 साल से इन्होंने कितना, क्या सैनिकों के सम्मान में इन्होंने वहां शहीदों के घर तक तो गए। आज ये सैनिकों के सम्मान की बात कर रहे हैं, जब शहीद इनके इंतजार कर रहे थे तब ये शूटिंग कर रहे थे, तो आज ये क्या देंगे? और अभी जब एयर सेवा चाहिए उन्हीं ने, तो इनको एयर सेवा नहीं दी गई हमारे सैनिकों को, जो इतनी बड़ी घटना घट गई। तो अब ये क्या देंगे? ये इनके जुमले सिर्फ जुमलेबाजी है, और इनका एजेंडा विकास है ही नहीं। ये किसी का विकास नहीं चाहते, सिर्फ नफरतें बांटना, लोगों को बांटना और समाज के ताने बाने को तोड़ने का काम बीजेपी कर रही है, और यही जनता इनको सर पे बैठा चुकी है। यही जनता इनको जमीन पे ना पटके तो ये 2019 उनको बताएगा। ठीक है, ब्रजेश जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सवाल मेरा एक और है जो मैं ऐड कर देती हूँ, इसमें 2 महत्वपूर्ण बातें। एक, राम मंदिर को लेकर, वक्त मेरे पास बहुत कम बचा है इसलिए इस पर डिस्कशन हो जाना चाहिए। राम मंदिर को लेकर जो कहा गया है, क्या पार्टी का रुख और इस पर नर्म हुआ है? और दूसरा, सबरीमला की आस्था, परंपरा और पूजा पद्धति का पूरा विषय रखा जाएगा कोर्ट के सामने। ये प्रयास होगा कि आस्था और विश्वास के विषयों को संवैधानिक संरक्षण मिले। बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है सर। जी। हाँ, देखिए, ये भारत के संविधान की एक विशेषता भी रही है कि हम अपने धार्मिक आज़ादी को, अपने राइट टू रिलीजन में, फंडामेंटल राइट्स में हम मानते हैं कि हमारे राइट टू रिलीजन में हमको धार्मिक आज़ादी है। हमें अपनी परंपराएं, अपने धर्म को कैसे चलाना है, राइट टू रिलीजन हमारे फंडामेंटल राइट में, और ये लीगली एनफोर्सेबल है।
इसलिए ये बात ठीक है। और अन्य समुदाय भी हमारे देश में राजनीतिक अपनी धार्मिक आज़ादी मांगते रहे हैं संविधान के इसी राइट टू रिलीजन में, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट है और जस्टिसेबल क्लॉज है हमारे संविधान का। लेकिन फिर वो औरतों के फंडामेंटल राइट से सर क्लैश हो जाता है ना, फिर चर्चा क्लैश होता है, कोर्ट में जाता रहता है, कोर्ट अपना कोर्ट ने फैसला किया है सर। जी हाँ, कोर्ट नहीं किया है, इसीलिए कोर्ट में रिव्यू के लिए डालेंगे कि जब अन्य समुदायों के लिए धार्मिक आजादी है किसी किसी मामले में, तो हमको भी होनी चाहिए। एक बात जोड़ दूं साहब, क्या आपको लगता है कि क्लैश है दोनों मामलों में? एक राम मंदिर का मसला जिसमें कहा गया है कि कोर्ट में है मामला, और दूसरा सबरीमला के बारे में कहा गया है कि कोर्ट में है लेकिन हम कोशिश करेंगे कि संवैधानिक संरक्षण मिले ऐसे मामलों में कुछ लोगों को। यही बात मैं कह रहा था कि गवर्नमेंट का स्टैंड ये रहा है कि वी विल गो विद द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। राम मंदिर पे उन्होंने यही कहा है, राजनाथ सिंह जी ने भी कहा और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी यही कहा, और इस तरफ वो ये कह रहे हैं कि हम संकल्प है हमारा 2024 के लिए। तो ये जो चीज़ है ये अपने आप में एक एनोमली है। एक बात और दूसरी बात मैं कहूँगा जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट कहना चाहूँगा, एक इंडिपेंडेंट बात, किसी पार्टी के एंगल से नहीं। प्रॉब्लम यह है हमारे सिस्टम में कि पार्टी की इंटरनल डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, हर पार्टी लीडर डिक्टेटर हो गया है। ये बात मैं ओपनली कह रहा हूँ, किसी पार्टी के लिए नहीं कह रहा। ये प्रॉब्लम है दुनिया में, डेमोक्रेसी के अंदर डिक्टेटरशिप क्या होती है इसका नमूना हम पेश करते हैं, हमारा देश पेश करता है। ये बहुत गलत बात है। एक कंट्रास्ट देना था, बिल्कुल एक कंट्रास्ट देना था कि देखिए जब कांग्रेस का घोषणा पत्र आया तो उन्होंने कहा देशद्रोह कानून खत्म करेंगे, तो उसके बनाम इन्होंने कह दिया कि हम राष्ट्रभक्ति करेंगे। उन्होंने कहा 370-35 से खत्म करेंगे, नहीं करने देंगे, तो इन्होंने कहा कि नहीं हम खत्म करेंगे। उन्होंने कहा कि नहीं साहब हम टेररिज्म पे बातचीत नहीं करेंगे, हम टेररिज्म पे वार्ता करेंगे, ठीक है ना, पाकिस्तान से वार्ता करेंगे। इन्होंने कहा कि हम टेररिज्म पर जीरो टॉलरेंस रखेंगे। ये मैं समझता हूं कि इस तरह के जो घोषणा पत्र आए हैं एक दूसरे के प्रतिरूप में आए हैं। ये बात मुझे कहनी थी और ये एक इंफॉर्मेटिव चीज थी। इसमें बाकी आपको जो कहना होगा कहिए। एक मिनट में मैं अपनी बात करूंगा। रतन जी देखिए, मोदी जी जब भारत के प्रधानमंत्री बने थे तो जो हमारी सीमाएं हैं वो गुजरात तक की तो थी नहीं, हमारी सीमाएं वहीं थी, जम्मू कश्मीर से लेकर के लद्दाख से लेकर के बांग्लादेश के सीमा जो हमारी थी। लेकिन आप अगर हम लोग सवाल उठाना चाहें, हालांकि सरकार का फैसला अच्छा बुरा हो सकता है, लेकिन हमने 500 एकड़ जमीन लेकर के बांग्लादेश से 10,000 एकड़ जमीन उनको दिया था, जो बॉर्डर के समझौते के मामले में। अगर हम सवाल पूछें और मैं सवाल खड़ा करूं तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने 9,500 एकड़ भूमि अपनी सरकार में हमारी कम कर दी। इस तरीके की अगर हम सवाल करें तो ये देशद्रोह के मामले में भी खड़ा होगा, ये देश के प्रति गद्दारी का मामला है। लेकिन हम लोग इस पर सवाल नहीं खड़ा करते क्योंकि वो जन सरोकारों का दो देश की सीमाओं का आपसी समझौते और शांति का मसला है। मोदी की सरकार इस बार जितना भी झूठ बोल ले, कौन कौन से उठाए गए हैं ये भी अहम है, और इन मुद्दों को उठाने से परसेप्शन क्या बनता है जनता के भीतर ये भी अहम है, और परसेप्शन पर बहुत कुछ निर्भर करता है। इलेक्शंस में देखना होगा कि जनता इसे किस तरह से लेती है। जम्मू कश्मीर पर भी बात हुई, 35A पर भी बात हुई, 370 पर भी बात हुई, लेकिन ये पुरानी बातें हैं और ये कहा जा रहा है कि पहले भी कहा गया था 5 साल में नहीं हुआ, क्या फिर से एक बार इससे लाभ लेने की कोशिश हो रही है। इसका अपना अपना विश्लेषण अलग अलग तरह से किया जाएगा। वक्त मेरे पास इतना ही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे बातचीत करने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल वॉइस।